हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के बारे में। हमने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस करा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो वीक भी हो रही है और वो स्ट्रेंथन भी हो रही है भारत के अंदर। रीसेंट डिकेड्स में, रीसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है और ये हमारे सामने एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को प्रेजेंट करता है, ये वाला जो फिनोमेना है। अब वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या है? वो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ये है, हमने डिस्कस करा था कि एक हाथ पर कास्ट सिस्टम जो है वो बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से वीक हो रहा है। अब लोग इतना ज़्यादा कास्ट 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 नहीं करते हैं, लेकिन फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की वजह से हमने ये पढ़ा था कि कास्ट आइडेंटिटीज वीक होने की जगह स्ट्रेंथन हो रही हैं, जहाँ पर कुछ कास्ट के लोगों को ये लगता है कि हम क्यों ना एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाएं पब्लिक लाइफ के अंदर, राजनीति के अंदर घुस जाएं, सत्ता में आ जाएं और अपने कास्ट के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएं। तो बेसिकली पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, सोशल नेटवर्क बन जाते हैं क्राउड्स के, हमने डिस्कस करा था। सोशल यूनिट्स की तरह लोग बिहेव करने लग जाते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है कि वो उनका मकसद ये होता है कि वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम फैक्टर्स जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है। वैसे तो देखो, मैंने आपको दोस्तों बताया था आप सभी लोगों को, ये जो फैक्टर्स थे ना जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, इवोल्यूशन वाली काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो कास्ट सिस्टम को वीक बनाते हैं, लाइक इंटरकास्ट मैरिज, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को, ऑर्थोडॉक्स परंपराओं को चैलेंज करना, नई फूड हैबिट, सबका साथ में मिलकर खाना खाना, ऑक्यूपेशन के अंदर चेंजेस आना और लोअर कास्ट की पोजीशन में इंप्रूवमेंट आना बिकॉज ऑफ द एफर्मेटिव एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, वेरियस स्टेप्स एंड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। लेकिन प्रिसाइजली यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक होता हुआ आ रहा है भारत के अंदर, जो सोशियोलॉजिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने जो ट्रेंड ऑब्जर्व करा है। सबसे पहला फैक्टर है चेंज इन हिरार्किकल स्ट्रक्चर। कास्ट सिस्टम पहले के समय में, पहले के ज़माने में किसके ऊपर बेस्ड था? जो लोगों की मानसिकता में बसा हुआ है, डैट इज प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। कि कुछ कास्ट जो है वो प्योर है और कुछ कास्ट जो है वो पॉल्यूटेड है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्योरिटी के बेसिस पर कास्ट समझी जाती थी और शूद्रों को कंसिडर करा जाता था एज पॉल्यूटेड कास्ट। अब ये जो एलिमेंट है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का, या कास्ट के एंगल को या किसी भी पर्सन को प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेसिस पर उसकी कास्ट का बेसिकली एक पैरामीटर देखना या उसको जज करना, ये चीज़ काफ़ी वीक हो गई है। वीक क्यों हो गई है? उसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डैट इज सेकुलराइजेशन। सेकुलराइजेशन का मतलब बेसिकली दोस्तों ये होता है, जब आप डिसएसोसिएट कर जाते हो, जस्ट अ मिनट, जब सेकुलराइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज से डिसएसोसिएट कर जाते हो या सेपरेट हो जाते हो। अब वो चीज क्या है कि जिस चीज से आप डिसएसोसिएट हो जाते हो, सेपरेट हो जाते हो, स्पेशली विद रिगार्ड टू रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल कंसर्न्स। हिंदी में इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता।
धर्म के आधार पर आप बात नहीं करते हो, आप धर्म निरपेक्ष होकर बात करते हो। जब आप धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता के रास्ते को फॉलो करते हो, तब वो बनता है सेक्युलराइजेशन का फिनोमेना। अब रिलीजन के बेसिस पर सोसाइटी में बात ना होकर बात होती है वेल्थ की। जब प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेसिस पर पहले समाज में कास्ट सिस्टम को देखा जाता था, उस जमाने में दोस्तों, या फिर अभी रिसेंटली तक, मतलब कोई ज़माना वो कोई बहुत पुराना नहीं हो गया, ये आज भी फॉलो होता है बहुत सारी जगह पर। लोगों की मेंटेलिटी है कि वो ऐसी बातें करते हैं कि वो शूद्र है, वो क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण हैं, वो वैश्य है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर क्या हो गया है कि जो भारत के समाज में हमें अलग अलग कोनों में देखने को मिला है कि कास्ट सिस्टम कौन से फैक्टर्स की वजह से वीक हुआ है, तो वो ये है कि सेकुलराइजेशन का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सेकुलर पर्सपेक्टिव से अब समाज में लोगों को देखते हैं। धर्म जो है, जो उसकी दीवार है, वो थोड़ी सी कमजोर हो गई है लोगों की कास्ट को, लोगों की बिरादरी को देखने के लिए। अब कोई पर्सन किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, लोगों में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेल्थ जो है वो रिप्लेस कर रहा है बर्थ को एज अ बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। पैसा जो है अब वो बर्थ को रिप्लेस करता जा रहा है। पहले बर्थ के बेसिस पर सोशल प्रेस्टीज देखा जाता था कि पर्सन जो है वो ब्राह्मण परिवार के अंदर पैदा हुआ है, या क्षत्रिय परिवार के अंदर पैदा हुआ है, वैश्य परिवार के अंदर पैदा हुआ है, शूद्र परिवार के अंदर पैदा हुआ है। अब जो है वेल्थ जो है वो एक बेसिस बन चुका है सोशल प्रेस्टीज का। अब लोग देखते हैं पैसा, समाज में किसके पास, किस परिवार के पास ज्यादा पैसा है, और उसी का बोलबाला, उसी का डंका होता है। आप बने रहो ब्राह्मण, आप बने रहो क्षत्रिय, आपके घर में 2 रोटी नहीं है खाने को, आपका घर टूटा फूटा सा खंडर पड़ा हुआ है, ईंट चूने की दीवार से जस्ट आपका घर जो है वो खड़ा हुआ है, और वहीं बगल में कोई एक सरकारी अधिकारी रह रहा है जिसके घर के बाहर आके, जिसके घर के बाहर नंबर प्लेट लगी हुई है that he or she is SDM, DSP, IAS, IPS, IRS, या किसी गवर्नमेंट में काम करने वाला कोई सरकारी अधिकारी किसी भी लेवल पर, स्तर पर है। कोई शूद्र है जो टॉप एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया उसका बंगलो है, कोठी बना रखी है उसने। समाज में जो लोगों की निगाह जाएगी वो आपके घर परिवार पर नहीं जाएगी कि आपने घर के बाहर नंबर प्लेट लगा रखी है दैट यू आर शुक्ला, यू आर मिश्रा, यू आर शर्मा, बीइंग अ ब्राह्मण या बीइंग अ क्षत्रिय। आप कोई भी कास्ट लगा लो, लोगों की निगाह जाएगी, वाह यार उसका घर देखो, उसका बंगलो देखो, इसकी लाल बत्ती की गाड़ी देखो, घर के बाहर कैसे गार्ड्स खड़े रहते हैं। वेल्थ एक तरीके से एसोसिएट होने लगी है आपके सोशल प्रेस्टीज के साथ, ठीक है। नंबर 2 फैक्टर जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हुआ है वो है ब्रेकडाउन ऑफ जजमानी सिस्टम। अगर आप सोशियोलॉजी की डिस्कशंस देखोगे 12th क्लास की एनसीईआरटी की, तो जजमानी सिस्टम को हमने वहां पर डिस्कस करा हुआ था, और हिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप जजमानी सिस्टम के बारे में पढ़ते हो। मैं आपको एक बार के लिए इसके बेसिक्स बता देता हूं कि जजमानी सिस्टम था क्या। आपने ये टर्म तो सुनी होगी, कहीं ना कहीं सुनी है पहले कभी? नहीं? चलो मैं बताता हूं जजमानी सिस्टम क्या होता है। जजमानी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो भारत के अंदर बहुत सालों तक प्रिवेल करता हुआ आया था। क्या होता है इसके अंदर, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो बेसिकली कुछ ना फंक्शंस और सर्विसेज परफॉर्म करते थे
फॉर पीपल ऑफ अपर कास्ट, फॉर पीपल ऑफ अपर कास्ट, जब वो सर्विसेज परफॉर्म करते थे अपर कास्ट के लोगों के लिए, तो बदले में उनको क्या मिलता था? इन रिटर्न ऑफ सर्विस उनको क्या मिलता था? इन लोअर कास्ट के लोगों को जिस भी गांव वगैरह में ये अपर कास्ट के लोगों के लिए सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने उनका कुछ काम करा, बदले में इनको मिल जाता था ग्रेन्स और कुछ दूसरे एसेंशियल आइटम्स। ठीक है, रिटर्न में। तो ये एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो, जजमानी सिस्टम का नेचर कैसा था, एक प्रकार से आप इसको कह सकते हो, इट वॉज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक प्रकार का बार्टर सिस्टम जो आपको दिख रहा है, ये बार्टर सिस्टम एक्चुअली सर्विस के बदले कुछ ग्रेन्स या एसेंशियल कमोडिटीज मिल रही हैं, लेकिन यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कास्ट का फैक्टर काफी एक अहम रोल प्ले कर रहा है। राइट, कास्ट का फैक्टर काफी अहम रोल प्ले कर रहा है। जजमानी सिस्टम को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसका दूसरा नेम होता है यजमान सिस्टम। ऐसे अपर कास्ट के पर्सन को आप जजमान बोल लो या यजमान बोल लो, एक ही बात है। थोड़ा सा जरा टर्म्स को और हम एक्सप्लेन करते हैं। यार बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, यहाँ पर आपको कोई इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ी ना दिख रहा है कि गुड्स के बदले गुड्स, यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही हैं लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट दे रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को, और अपर कास्ट के लोग जो है उनको बदले में, उन सर्विस के बदले में ग्रेन्स और दूसरे एसेंशियल गुड्स दे रहे हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम तो किसी भी दो लोगों के बीच में कैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कास्ट का एंगल है। समझ में आ गया? तो ये है यजमान सिस्टम, इसका दूसरा नाम होता है। सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम लोग डिकोड करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। दोस्तों, जिसको हम बोल रहे हैं जजमान या फिर यजमान, ये टर्म बेसिकली किसी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली को लोअर कास्ट के लोग सर्व करेंगे, जिस फैमिली को सर्व करेंगे वो यजमान या जजमान है, या फिर वो किसी फैमिली का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली है। यजमान जजमान वो होता है या तो वो पूरा परिवार है या फैमिली हेड पर्सन है जो कि सर्व करा जाएगा, हु विल बी सर्व्ड बाय एन इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल कौन? लोअर कास्ट का पर्सन। तो जनरली ये जो यजमान या ये जो जजमान जिसको हम कह रहे हैं वो हाई कास्ट के लोग होंगे। तो ये होते कौन थे? ज़्यादातर आपको जब ये सिस्टम चलता था तो भारत के अंदर कैसे लोग देखने को मिलेंगे, जो हाई कास्ट के जो लोग हैं, कास्ट तो उनकी है ही हाई, लेकिन इसके साथ साथ दे आर हाई कास्ट
persons belonging to high caste, land owing families. जमीन बहुत ज्यादा है इनके पास. अब जो सर्विस इनको दे रहा है वो तो लोअर कास्ट का पर्सन है, लेकिन उसका भी तो कुछ नाम होता होगा. यस, उसका भी नाम है. उसके लिए जो टर्म यूज होता था वो यूज होता था कामिन. कामिन का बेसिकली मतलब होता है काम करने वाला, वर्कर. तो ये कुछ ऐसे पर्सन्स होते थे जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो जमाने के अंदर लोअर कास्ट मानी जाती थी, जैसे शूद्र, अतिशूद्र. ठीक है. और ये सर्व करते थे, ये लोअर कास्ट के पर्सन सर्व करते थे जजमान, ये जिसको हम कह रहे हैं यजमान, हाई कास्ट लैंड ओइंग फैमिलीज को या पर्सन्स को. अब सवाल ये उठता है कि ये जो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की सर्विसेज जो है वो जजमानी सिस्टम के अंदर मिलती थी हाई कास्ट लैंड ओइंग फैमिलीज को. तो वो सर्विसेज थी सर्विसेज लाइक कारपेंटर्स, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, स्वीपर्स एक्सेट्रा. कारपेंटर्स, पॉटर्स, ब्लैक स्मिथ, स्वीपर्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो जजमानी सिस्टम जो है, अगर सिर्फ आप इतना पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता कि इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आपको लगता है शायद से कोई बार्टर सिस्टम की बात हो रही है. यस, इट इज अ काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, लेकिन यहां पर कास्ट का एस्पेक्ट है इस बार्टर में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर हर एक जो जाति है अपना शेयर कंट्रीब्यूट करती थी बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल स्पेशलिटी. अब अपना शेयर कंट्रीब्यूट करती थी कैसे? जो हाई जाति के जो लोग हैं, हाई कास्ट लैंड ओइंग फैमिलीज हैं, वो बदले में देंगे ग्रेन्स और अदर एसेंशियल कमोडिटीज. तो वो कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन क्यों देंगे? बदले में उनको चाहिए लोअर कास्ट के लोगों से, जिनको छोटी जाति के लोग समझा जाता था, उनसे कुछ सर्विसेज लाइक कारपेंटर की सर्विसेज, मटके या घड़े बनाने वाले जो लोग हैं वो मटके या घड़े बना जाए, उनके घर में आके या दे जाएं, ब्लैक स्मिथ और स्वीपर्स एक्सेट्रा, झाड़ू पोछा करने के लिए लोग आए. लेकिन ये जो जजमानी सिस्टम है ये डिसिपेट होने लगा है, मिटने लगा है, धुंधला होने लगा है, वीकर हो गया और फेड होने लगा है. क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जो लोग एक ऑक्यूपेशन में रहते थे वो ऑक्यूपेशनल ब्रेकडाउन तो हो ही गया है, जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा था, चेंजेस इन ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन के अंदर भी मोबिलिटी देखने को मिल गई है. लोग जो हैं अपने वर्ण के हिसाब से अब ऑक्यूपेशन को नहीं लेते हैं भारत के समाज के अंदर, अपने ट्रेडिशनल रोल्स को उन्होंने छोड़ दिया है. अब बड़े सारे ब्राह्मण भी आपसे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे, लोग जो व्यापारी हैं और वैश्यास जो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर एंटर कर चुके हैं. पहले क्या माना जाता था कि टीचिंग इज अ डोमेन
विच इज रिजर्व ओनली फॉर ब्राह्मण्स। और जो ट्रेडर्स हैं, ये सब जो काम है वो वैश्यास का काम है। तो ट्रेडिशनल तरीके से एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ, वर्ण के साथ जो ऑक्यूपेशनल टैग एसोसिएटेड होता था, उसका ब्रेकडाउन हो गया है, क्योंकि ऑक्यूपेशन के मामले के अंदर भी मोबिलिटी आ गई है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी ये जो ट्रेडिशनल तरीके से ऑक्यूपेशन सिस्टम चलता था, उसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था, शहरों में जब से अर्गनाइजेशन का फिनोमेना और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल लाइफ और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फर्म्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो मालिक और कारीगरों को एक दूसरे की कास्ट से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी रोजी रोटी और प्रॉफिट से मतलब है, अपने सर्वाइवल से मतलब है। वहां प्रॉफिट मेकिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है शहर में, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, कि मालिक को प्रॉफिट चाहिए, वर्कर्स को गांव से बेटर कंडीशंस चाहिए। और वो खुद क्यों बात करेंगे? विलेज एरिया से लोग जो माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जा रहे हैं इंडस्ट्रीज, फर्म्स और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, वो खुद क्यों बात करेंगे? वो जानते हैं अगर हाई कास्ट के वो जो लोग हैं, अगर वो माइग्रेट कर गए हैं, वो तो फिर भी कम करेंगे, क्योंकि उनका वर्चस्व रहता है गांव के अंदर। लोअर कास्ट के लोग ज्यादातर माइग्रेट करते थे या आज भी करते हैं। उनकी परिस्थितियां और स्थितियां बहुत बेकार रहती है गांव में, क्योंकि उनके साथ जो कास्ट एसोसिएटेड है, उसके साथ कुछ सर्विसेज और उनके ट्रेडिशनल रोल जो है ऑक्यूपेशन के, वो एसोसिएटेड है। वो चिपक जाते हैं उनकी आइडेंटिटी से, तो उनको वही करना पड़ता है गांव में। शहर में आके वो खुद नहीं चाहेंगे कि हमारी आइडेंटिटी को कोई पता लगाए। या तो वो सेंसिटाइजेशन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, वो रास्ता अपना लेते हैं जहां पर वो अपनी ट्रेडिशनल कास्ट आइडेंटिटी को छोड़कर नई कास्ट आइडेंटिटी अपना लेते हैं, या तो वो कुछ भी नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते हैं कास्ट के बारे में। और वो जानते हैं कि शहर में ऐसी कोई बात होगी नहीं। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, फर्म के अंदर जो मालिक है वो कभी हमसे हमारा कास्ट नहीं पूछने वाला है। हमारे काम के बेसिस पर हमारे जीवन में बढ़ोतरी होगी, हमारी पोस्ट की, हमारी सैलरी की, हमारी दिहाड़ी की। तो जब से ये जजमानी सिस्टम की परंपरा टूटने लगी है, ये भी एक प्रोमिनेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम आपको वीक देखने को मिला है भारत से। अगला पॉइंट है डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनली ऑर्डेन्ड ऑक्यूपेशनल सिस्टम। ऑर्डेन्ड का दोस्तों मतलब ये होता है, जब आप किसी भी चीज को, इस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, ऑर्डेन्ड। ऑर्डेन्ड वर्ड का मतलब ये होता है, एक प्रकार से जैसे वर्ड में लग रहा होगा आपको, ऑर्डर जैसा कोई वर्ड लग रहा है आपको। जब आप किसी भी चीज को एक टैग दे देते हो थ्रू ऑफिशियल ऑर्डर या कमांड, और वो चीज आपके ऊपर बेस्टोड हो जाती है, एक प्रकार से चिपक जाती है, थोप दी जाती है आपके ऊपर। तो ट्रेडिशनली आप जानते हो, जिसके बारे में अभी हम प्रीवियस पॉइंट में बात कर रहे थे, ट्रेडिशनली तो यही होता था कि हर एक वर्ण के साथ उनका जो ऑक्यूपेशन था वो ऑर्डेन्ड था, वो बेस्टोड था। ब्राह्मण जो हैं वो पढ़ाएंगे, टीचिंग प्रोफेशन में होंगे, रिलीजियस प्रोफेशन में होंगे, टीचर भी वही बनेंगे और मंदिरों के अंदर पुजारी भी वही बनेंगे। क्षत्रियों का रोल होगा वॉरियर्स की तरह सर्व करना, वैश्यस का रोल होगा ट्रेडर्स बनना, मर्चेंट्स बनना, और शूद्र जो है वो बाकी तीनों कास्ट को सर्व करेंगे और मीनियल काम के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, लाइक कचड़पट्टी उठाना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से, जब हमारी भारत की इकोनॉमी इंटरकनेक्ट हो गई दुनिया की इकोनॉमी से, वर्ल्ड इकोनॉमी से, और सर्विस सेक्टर जैसे ही बढ़ने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की वजह से नहीं, भारत में जो विकास होता हुआ है, अगेन इसके पीछे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आप ऐसा कह सकते हो, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन
urbanization, industrialization in India, and the resultant outcome of growth of service sector in India. जो ट्रेडिशनल तरीके से जो ऑक्यूपेशन सिस्टम था उसकी जो लक्ष्मण रेखा है, जो बाउंड्री थी, वो टूटने लगी है. लोगों को अब अपॉर्चुनिटीज चाहिए जिसके बेसिस पर वो अपना सर्वाइवल, अपने घर के अंदर रोजी रोटी सुनिश्चित कर सके. उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई सा भी अब प्रोफेशन हो, ऑक्यूपेशन हो. और जहां पर लोगों को लगेगा कि यार कास्ट एक हमारे रास्ते में बाधा बन रही है, तो वो अपने उन अंडर डेवलप्ड एरियाज को, जहां पर कास्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा चलता रहता है, दिन भर उनको कास्ट से रिलेटेड चीजें ही सुनने को मिलती हैं, वो अपनी पोजीशन को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, समाज में उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं. फिर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हमें लगता है ऐसा, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन शायद से सिर्फ अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ही होता है. ऑब्वियसली बात है वो होता है, लेकिन अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब रातों रात ऐसा पर्सन को क्या होगा कि आज ही उसको ध्यान आया कि मुझे शहर जाना है, मुझे दिल्ली में जाकर मैं चाहे किसी स्वीट शॉप में काम कर लूंगा, या फिर वो अपनी फैमिली को लेकर कंस्ट्रक्शन वर्कर पर काम कर लेगा पर्सन, या फिर बैटरी रिक्शा चला लेगा. तो एकदम से उसको ये ध्यान आया है. वो इस वजह से भी होता है. कास्ट का फैक्टर जब बहुत ज्यादा हावी हो जाता है एक जगह पर, लोगों को लगता है कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, यहां पर तो हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस जीवन के अंदर हो नहीं सकती. हमारे घर परिवार के लोग या फिर ये वाली जनरेशन भी ऐसे ही भुगतेगी जैसे हमारी प्रीवियस जनरेशन भुगतती हुई आई है. तो लोग इस वजह से भी गांव को छोड़कर शहर में माइग्रेट कर जाते हैं. यस, देयर आर केसेस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ अर्बन टू रूरल माइग्रेशन ऑल्सो, लेकिन वो फैक्टर अलग है. रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में गांव से जब कोई शहर जा रहा है तो कास्ट का फैक्टर डेफिनेटली एसोसिएटेड होता है. बड़े सारे केसेस में बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि गांव में अंडर डेवलपमेंट है. जहां अंडर डेवलपमेंट है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है. कास्ट की बात तो वो पक्का करेंगे, और जब कास्ट की बात होगी तो आपके साथ आपके वर्ण को देखते हुए, जाति को देखते हुए, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल जो रोल है वो आपसे एक्सपेक्ट कर जाएंगे. जब आप उनको तोड़ने की कोशिश करोगे, आपको सोशल बॉयकॉट करा जाएगा. तो लोगों को लगता है क्या इतनी माथापच्ची करनी, चलो भाई शहर चलते हैं, जहां या तो हम संस्कृताइजेशन को अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर हम कास्ट की जब बात ही नहीं होगी, कौन हमसे कास्ट पूछ रहा है. हमारे रिक्शा में बैठने से पहले, या फिर हम मिठाई की दुकान में, अगर हम वर्कर हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वैसे तो जिस गांव से आए हैं, लेकिन मिठाई की दुकान पर हमें मिठाई पैक करके सिर्फ कस्टमर को देनी, उससे पैसे लेने हैं. जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मालिक, वहां पर हमारा काम देखेगा कि एक दिन के अंदर कितनी मेहनत से हमने कोई भी गुड़िया सर्विसेज को क्रिएट करा है, उसकी क्वालिटी कैसी है. ना कि मालिक ये देखने वाला है कि आप ब्राह्मण हो, अच्छा कोई बात नहीं, बर्बाद कर दो सारा जो रॉ मटेरियल है हमारे यहाँ, आप तो ब्राह्मण हो, आपको कुछ नहीं कहेंगे. शहरी जिंदगी फास्ट होती है, अर्बन लाइफ फास्ट होती है, वहां प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करा जाता है. कास्ट का एस्पेक्ट दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता आपको. और लास्ट फैक्टर जो राइटर यहां पर हमसे डिस्कस करें जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हुआ है, वो है एनोनिमस अर्बन लाइफ. हर एक पॉइंट एक प्रीवियस पॉइंट से कनेक्टेड पॉइंट है. जैसे मैं माइग्रेशन के बारे में भी आपको प्रीवियस पॉइंट में बता चुका हूं. तो विद इंक्रीजिंग माइग्रेशन, और प्रोमिनेंटली कौन सा माइग्रेशन, जहां पर कास्ट का एस्पेक्ट वीक हो जाता है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन. विद इंक्रीजिंग माइग्रेशन, जो शहरी जिंदगी है, जो सिटी लाइफ है, जब आप शहर में आ जाते हो, वो एनोनिमस होती जा रही है. जहां पर जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं को हैबिटेंट्स की, मतलब आपके घर के बगल में कोई रह रहा है, या फिर आप एक जगह पर मालिक हो, आप ब्राह्मण हो, जिस एरिया में आपकी फैक्ट्री है वहां पर आप ये देखते हो कि आप ही के गांव का कुछ साल पहले आपके साथ एक घर परिवार से पर्सन आया था जो शूद्र है. आप उसको बहुत साल से जानते हो, लेकिन उसने भी अब फैक्ट्री और इंडस्ट्री खोल ली और आपसे ज्यादा ही फैक्ट्रीज उसके पास है.
आपसे ज़्यादा ही बड़ी फर्म इंडस्ट्री उसके पास है, उसका काम धंधा आपसे ज़्यादा अच्छा चलता है। आप वहाँ पर कास्ट के एस्पेक्ट को ना देखकर उसकी वेल्थ के एस्पेक्ट को ज़्यादा देखोगे, इसलिए उस पर्सन को कास्ट के बेसिस पर आप शहर में ताना नहीं मारने वाले। आपका कंपटीशन उससे कास्ट के बेसिस पे नहीं है। अब आपका कंपटीशन उससे उसका उससे जो कंपटीशन है वो धंधे के बेसिस पर है कि हम अपनी कितनी सेल कर लें, कितनी बिक्री कर लें, ताकि हमारे प्रॉफिट भी उसके बराबर या बराबर पहुंचे या फिर उसको ओवरटेक कर लें। ऐसी लोग जब शहरों में रह रहे हैं, अगल बगल के पड़ोसी हैं, जहां वर्कर सारे रह रहे हैं, जहां एक फैक्ट्री फर्म को चलाने वाले जो मालिक रह रहा है, वहां पर ये जो को हैबिटेंट्स है, मतलब हमारे साथ जो और भी लोग आसपास गली मोहल्ले पड़ोस में रह रहे हैं, शायद ही, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, सेल्डम वर्ड का मतलब होता है रेयरली, वहां पर कास्ट आइडेंटिटी जो है वो नोन होती है, रेयरली। क्योंकि कास्ट आइडेंटिटीज वहां पर कैसी बन जाती हैं, वो बन जाती हैं वहां पर एनोनिमस शहर में। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस पॉइंट के अंदर बता रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब आपको लगता है कि कास्ट आइडेंटिटी एनोनिमस बनी रही है, जब कास्ट एनोनिमस हो जाएगी तो कोई हमारे साथ भेदभाव, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉटेशन, मेंटल टॉर्चर कुछ होगा ही नहीं हमारे साथ। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बल्कि बढ़िया सी ग्रो करने की। एक लोअर कास्ट का पर्सन जिसको गांव में लिमिटेड काम की अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, शहर में आने के बाद वो पर्सन ये सोचता है और उसका घर परिवार ये सोचता है कि हम 10 जगह हाथ पैर मारेंगे तो 10 सोर्सेज बन जाएंगी हमारी इनकम के। और शहर में अलग अलग दुकानों पर, मॉल्स पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस पर, फैक्ट्रीज में, फॉर्म्स में काम करेंगे। मैं सिर्फ इन्हीं के एरियाज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर पर्सन, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है कि अगर रूरल एरिया से अगर पर्सन आया है और लोअर कास्ट का पर्सन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उतना एजुकेटेड नहीं होगा कि उसको किसी एमएनसी में या किसी सर्विस सेक्टर में एमएनसी में नौकरी मिल जाए या किसी सर्विस सेक्टर में वो इजीली घुस जाए। लेकिन होगा क्या, शहरी जिंदगी बिताने के बाद जब ऐसे घर परिवार में अब जो नए बच्चे पैदा होंगे, पर्सन भले ही लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, लोअर वर्ण से बिलोंग करता था, लेकिन शहर में 10 जगह हाथ पैर मारने के बाद 10 सोर्सेज ऑफ इनकम खुल गई। अब पर्सन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पा रहा है, और जब ऐसा बच्चा बड़ा होकर जो है कास्ट के एस्पेक्ट के बारे में बात ना करके जिंदगी में मेहनत करना सीखेगा, वो ये जानेगा कि जिंदगी में हार्डवर्क से बहुत कुछ चेंज करा जा सकता है। तो एक भी पर्सन जब ऐसी फैमिली से सक्सेसफुल बनेगा तो वो अपनी फैमिली की पूरी परिस्थिति को बदलते हुए रख देगा वो पर्सन, या रख देगी, कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है वो, जो उनके परिवार में घर पीढ़ी से सदियों से चला आ रहा है जैसा स्ट्रक्चर। क्योंकि गांव में तो उनको अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती थी अपनी सेल्फ ग्रोथ की। ये सारे फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हुआ है। और जो इवोल्यूशन के फीचर्स थे आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हो, अगर इन चार के अलावा आप ये भी बात कर सकते हो, तो आपके पास टोटल 9 फैक्टर्स हो जाएंगे। ट्रेंड्स फॉर इंटरकास्ट मैरिज, चैलेंज टू ऑर्थोडॉक्सी, न्यू फूड हैबिट्स, चेंजेस इन ऑक्यूपेशन, इंप्रूवमेंट इन द पोजिशन ऑफ लोअर कास्ट। इसके अलावा संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और स्टेट का रोल, ये सारे फैक्टर्स तो वैसे ही हैं कि जिसकी वजह से कास्ट का जो फैक्टर है वो वीक हुआ है। लेकिन अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे पैराडॉक्सिकल सिचुएशन के बारे में। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे क्यों हैं, या फिर कुछ फैक्टर्स को चलो छोड़ो, गोली मारो, हमें कास्ट का फैक्टर आज भी इतना स्ट्रांग देखने को क्यों मिलता है? क्यों चुनाव के टाइम पर कास्ट की बात होती है? क्यों देश में आज भी अलग अलग कोनों में दंगे होते हैं जो कास्ट के बेसिस पर हुए होते हैं? अनटचेबिलिटी जैसे फिनोमेना तो चलो हमें बहुत रेयरली सुनने को मिलते हैं, वो तो बिल्कुल नामात्र के बराबर है, क्योंकि उसके ऊपर कानून है, सजा वगैरह देने के लिए सजा का प्रावधान है। तो लोगों के दिलों में एक डर और दहशत भी है कि अगर हम ऐसी चीज प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जेल टर्म हो सकती है लंबे समय की। लेकिन फिर भी
कास्ट पूरी तरीके से, कास्ट की बात होती ही क्यों, ये पूरी तरीके से जड़ से उखड़ क्यों नहीं गया है भारत के समाज से, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फैक्टर्स स्ट्रेंथनिंग कास्ट आइडेंटिटी। और उसी में एक आपको बहुत मस्त टर्म एक मैं पढ़ाऊंगा, दलित कैपिटलिज्म। रिमार्केबल टर्म, बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये। ऐसी चीजें जब आप लिखते हो ना तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, बल्कि आपके मार्क्स बूस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे पर्सन की पर्सपेक्टिव से चीज़ें लिखते हो। फिर अगर आप ये ओबीसी और ये सब ऐसे वर्ड्स मेंशन करते हो तो कई स्टूडेंट्स को जैसे डर लगता है कि सर हम ऐसी बातें कर सकते हैं क्या, ये रियल बातें बता सकते हैं क्या। बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन आप वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें या लेजिस्लेटिव चीज़ें भी बताओ, जैसे आपने एक्ट बताया, फिर फिनोमेना बताओ डेलट कैपिटलिज्म के बारे में, तो आपके मार्क्स जो है फिर नहीं कटते हैं। आप बिना किसी टर्म्स को यूज़ करे, बिना किसी चीज़ का प्रूफ दिए हवा में बातें करे जा रहे हो तो आपके मार्क्स ऑब्वियसली बातें कटेंगी, क्योंकि जीएस पेपर 1 सोसाइटी की आंसर राइटिंग थोड़ी सी टेक्निकल होती है, आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। अगर आप कुछ भी लिख कर आ गए अपनी मर्जी से, तो लोगों ने ऐसा भी हुआ है कि जीएस पेपर 2, 3 और 4 में ट्रिपल डिजिट में उनके मार्क्स आते हैं, 100+ आते हैं, और सिर्फ जीएस पेपर 1 की वजह से डबल डिजिट में मार्क्स आने की वजह से उनको रैंक नहीं मिलती है। इसलिए ये चीज़ मैं इतनी डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।